हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डोपामाइन के बारे में। डोपामाइन सिंपैथोमाइमेटिक ग्रुप की दवा होती है। सबसे पहले हम समझते हैं इसके यूज़ के बारे में, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, ध्यान से मेरी बातों को सुनना है, आपको सारी की सारी वीडियो समझ में आ जाएगी। डोपामाइन 3 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करने का काम करता है। ये जो स्टिमुलेशन है इन रिसेप्टर का, ये डोज पर डिपेंड करता है। अब कौन कौन से वो रिसेप्टर हैं जिनको ये स्टिमुलेट करता है? D1 को स्टिमुलेट करता है, बीटा 1 को स्टिमुलेट करता है और अल्फा 1 को स्टिमुलेट करता है। अब ध्यान से देखिए क्या होगा। ये जो स्टिमुलेशन है डोपामाइन का, वो इस सीक्वेंस में ये करेगा, पहले D1 को, फिर बीटा 1 को, फिर अल्फा 1 को। देखिए, अगर डोपामाइन की ये डोज दी जाए, कितनी डोज होनी चाहिए? 2 से 10 माइक्रोग्राम पर केजी वेट पर मिनट। अगर इस हिसाब से डोज दी जाए डोपामाइन की, तो बीटा 1 रिसेप्टर क्या है, स्टिमुलेट हो जाएगा। ठीक है। अगर 2 माइक्रोग्राम से कम है, लेस देन 2 माइक्रोग्राम है, तो D1 रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाएगा। अगर डोपामाइन की डोज को बढ़ा दिया जाए, 10 माइक्रोग्राम से ज़्यादा कर दिया जाए, मोर देन 10 माइक्रोग्राम कर दिया जाए, तो ये अल्फा 1 को स्टिमुलेट कर देगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि डोपामाइन 3 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा, लेकिन इनका जो स्टिमुलेशन है वो डोज पे डिपेंड करता है। ये डोज रहेगी, D1 स्टिमुलेट हो जाएगा। 2 से 10 रहेगी, बीटा 1 हो जाएगा। अगर इससे थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, मोर देन 10 माइक्रोग्राम करेंगे, तो अल्फा 1 स्टिमुलेट हो जाएगा। बात क्लियर है इतनी? चलिए आगे देखते हैं। अब हमें 2 बात समझनी है। पहली बात कि जो ये रिसेप्टर्स हैं, ये हमारी बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होते हैं। दूसरी चीज़ हमें ये समझनी है, अगर डोपामाइन इन रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है, तो इन रिसेप्टर के स्टिमुलेशन से हमारी बॉडी में क्या होता है, ये समझना है। तो 2 बातें समझते हैं। चलिए क्या है, देखिए देखते हैं। D1 जो रिसेप्टर है वो प्रेजेंट होता है सारी की सारी ब्लड वेसल्स में, लेकिन इसकी जो कंसंट्रेशन है वो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होती है रीनल ब्लड वेसल के अंदर। रीनल ब्लड वेसल, रीनल मतलब किडनी, किडनी की तरफ जो ब्लड वेसल जाती है उसको हम रीनल ब्लड वेसल बोलते हैं। तो मैंने क्या कहा, D1 रिसेप्टर रीनल ब्लड वेसल में सबसे ज़्यादा होता है। हाईएस्ट कंसंट्रेशन D1 रिसेप्टर की रीनल ब्लड वेसल के अंदर होती है। अगर D1 रिसेप्टर स्टिमुलेट हुआ तो रीनल वासोडाइलेशन हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, बीटा 1 जो रिसेप्टर है वो हमारे हार्ट के अंदर, हमारे दिल के अंदर प्रेजेंट होता है। अगर बीटा 1 रिसेप्टर स्टिमुलेट हुआ तो वो हमारी कॉन्ट्रैक्टिलिटी को, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाता है। ठीक है। तीसरा है अल्फा 1 रिसेप्टर। अगर अल्फा 1 रिसेप्टर स्टिमुलेट होता है तो क्या करता है, अल्फा 1 कहाँ प्रेजेंट होता है? ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होता है। अगर अल्फा 1 स्टिमुलेट हुआ तो वो वासोकॉन्स्ट्रिक्शन करेगा। वासोकॉन्स्ट्रिक्शन होएगी तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है। तो D1 के स्टिमुलेट होने से क्या होगा, रीनल वासोडाइलेशन हुआ। बीटा 1 से क्या हुआ, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ गई। अल्फा 1 से क्या हुआ, वासोकॉन्स्ट्रिक्शन, और वासोकॉन्स्ट्रिक्शन होने की वजह से जो बीपी है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, इतनी बात हमने समझ ली। अब देखिए क्या है, अब हम डोपामाइन का यूज समझेंगे। अब आपको यूज का भी पता चल गया होगा। कैसे? देखिए, किसी व्यक्ति को डोपामाइन की ये डोज दी गई, ठीक है, 2 से 10 माइक्रोग्राम पर केजी वेट पर मिनट। अगर ये डोज दी गई, 2 से 10 माइक्रोग्राम के बीच में अगर किसी व्यक्ति को डोपामाइन की डोज दी गई, तो आपको पता है कि कौन सा रिसेप्टर स्टिमुलेट होगा, बीटा 1 स्टिमुलेट होगा। ठीक है। बीटा 1 स्टिमुलेट हुआ तो क्या करेगा, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ा देगा। अब कौन सी कंडीशन के अंदर हम हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ाना चाहेंगे? CHF के अंदर। CHF का मतलब होता है कंजस्टिव हार्ट फेलियर। तो एक्यूट CHF के अंदर कॉन्ट्रैक्टिलिटी हार्ट की कम होती है, तो हम क्या करेंगे, 2 से 10 माइक्रोग्राम के बीच में डोपामाइन दे देंगे, जिसकी वजह से बीटा 1 जो है वो स्टिमुलेट हो जाएगा और हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ जाएगी। तो पहला यूज हो गया डोपामाइन का कि इसको हम यूज करेंगे एक्यूट CHF के अंदर। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट यूज। ओके, आगे देखिए, आगे है अल्फा 1। ठीक है। अगर किसी पेशेंट को ये डोज दी जाए, 10 माइक्रोग्राम से ज़्यादा डोज अगर दी जाए डोपामाइन की, तो अल्फा 1 रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाएगा। अल्फा 1 के स्टिमुलेट होने से वासोकॉन्स्ट्रिक्शन होएगा, और वासोकॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से बीपी बढ़ जाता है। और बीपी किस कंडीशन के अंदर हम बढ़ाना चाहेंगे, हम शोक के पेशेंट में बीपी को बढ़ाना चाहेंगे। तो जो शोक का पेशेंट है उसके अंदर हम डोपामाइन का यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा दूसरा यूज। तो इसका दूसरा यूज क्या है डोपामाइन का, कि शोक के पेशेंट के अंदर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। शोक के पेशेंट में हाइपोटेंशन यानी कि लो ब्लड प्रेशर की परेशानी होती है, तो हम शोक के पेशेंट में क्या करेंगे, हाइपोटेंशन को ठीक करने का काम करेंगे, यानी कि लो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल की तरफ लेके जाएंगे। कि शोक का जो पेशेंट है उसमें हम बीपी को बढ़ाएंगे। कैसे? डोपामाइन देके। और डोपामाइन की क्या डोज रहेगी शोक के पेशेंट में, वो रहेगी ये वाली। ठीक है, मोर देन 10 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट के हिसाब से।
यहाँ पे मैंने दो चीज़ें क्लियर की हैं। पहला तो मैं डोपामाइन का यूज बता रहा, साथ ही साथ मैं ये बता रहा कि क्या डोज रहेगी, है ना। मैंने क्या बताया कि जो डोपामाइन है, अगर ये डोज दी जाए तो हम CHF के अंदर यूज कर सकते हैं। ये डोज देंगे तो हम कहाँ यूज कर सकते हैं, शोक के अंदर। अगर कोई शोक का पेशेंट है तो उसको ये डोज दी जाएगी, अगर कोई CHF का पेशेंट है, एक्यूट CHF का, तो डोपामाइन की ये वाली डोज दी जाएगी। तो दो चीज़ें क्लियर हो गई, डोपामाइन की कितनी डोज दी जाएगी और किस बीमारी में दी जाएगी। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। अब एक चीज़ समझते हैं, हमने D1 रिसेप्टर के बारे में छोड़ दिया, इसके बारे में समझते हैं कि D1 रिसेप्टर का कहाँ इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए, जो D1 रिसेप्टर है वो रीनल वासोडाइलेशन होता है। रीनल वासोडाइलेशन, वासोडाइलेशन यानी कि जो ब्लड वेसल्स है वो डायलेट हो जाएंगी, जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा। ठीक है, इसका जो यूज है डोपामाइन का, वो शोक है, हाइपोटेंशन के अंदर कर सकते हैं और एक्यूट CHF के अंदर कर सकते हैं। इसका जो लास्ट यूज है वो है शोक विद ओलिगोयूरिया। अगर ये कंडीशन है ना, तो इसके अंदर अभी हम डोपामाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। एक पेशेंट आया ब्लड लॉस का, ठीक है, उसका BP कम था, तो डॉक्टर ने सबसे पहले यूरिन आउटपुट चेक किया। यूरिन आउटपुट क्यों चेक करना है, क्योंकि जो यूरिन आउटपुट है ना, यानी कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है, वो प्रेशर ग्रेडियंट पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब जो प्रेशर है वो ऑलरेडी कम है, तो प्रेशर ग्रेडियंट भी कम होगा। तो प्रेशर ग्रेडियंट कम होने की वजह से, प्रेशर ग्रेडियंट कम हो, ओलिगोयूरिया का मतलब होता है यहाँ पे लो यूरिन आउटपुट, तो प्रेशर ग्रेडियंट कम होने की वजह से किडनी फेलियर होने का चांस होता है। तो जो भी पेशेंट होता है ना, तो यहाँ पे एक लाइन सुनना क्या है कि एवरी पेशेंट ऑफ शोक इज एट रिस्क ऑफ रीनल फेलियर। जो भी शोक का पेशेंट होगा जिसके अंदर ब्लड लॉस हुआ है, ठीक है, एवरी शोक का जो पेशेंट है वो रीनल फेलियर यानी कि किडनी फेलियर के रिस्क पर होता है। तो इसलिए हमें एक ऐसी दवा देनी पड़ेगी जो शोक को भी ठीक कर दे और रीनल फेलियर भी ना होने दे। तो डोपामाइन सबसे बेस्ट और सबसे आइडियल ड्रग होती है। क्यों होती है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, शोक विद ओलिगोयूरिया, ठीक है, दो कंडीशन है। पहला तो शोक, दूसरा ओलिगोयूरिया यानी कि लो यूरिन आउटपुट, जिसकी वजह से किडनी फेल होने का रिस्क है। इन दोनों को ठीक करना है, तो डोपामाइन इनको ठीक कर सकती है। तो अगर ये डोज डोपामाइन की दी जाए ना, तो दोनों चीज़ें ठीक हो जाएंगी। किस तरीके से, देखिए, अगर डोपामाइन की 10 माइक्रोग्राम से ज़्यादा डोज दी जाए तो अल्फा 1 स्टिमुलेट हो जाएगा, जिसकी वजह से वासोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा। वासोकॉन्स्ट्रिक्शन क्या होगा, ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा। और शोक के पेशेंट में हमको ब्लड प्रेशर बढ़ाना है, तो पहली कंडीशन शोक ठीक हो गई। दूसरा था लो यूरिन आउटपुट, जिसकी वजह से किडनी फेलियर का खतरा था। तो हम क्या करेंगे, लो यूरिन आउटपुट है तो क्या करेंगे, ये डोज हमने दे रखी है तो अल्फा 1 तो स्टिमुलेट हो गया। साथ ही साथ मैंने क्या कहा था, जो डोपामाइन है वो ई सीक्वेंस में जो रिसेप्टर है उनको स्टिमुलेट करता है, तो D1 भी स्टिमुलेट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि D1 जो है वो इस डोज पर स्टिमुलेट हो जाता है 2 माइक्रोग्राम से कम, लेकिन डोज हमने दे रखी है 10 से ज़्यादा, तो D1 भी स्टिमुलेट हो जाएगा। अल्फा 1 तो होगा ही होगा, D1 भी हो जाएगा, क्योंकि सीक्वेंस ऑलरेडी मैंने बताया, सीक्वेंस ये रहेगा D1, बीटा 1 और अल्फा 1। तो मैक्सिमम डोज पे तीनों ही रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाते हैं। ओके, तो अल्फा 1 के स्टिमुलेट होने से BP बढ़ गया, हमारा शोक ठीक हो गया। लेकिन जो D1 है वो भी स्टिमुलेट हो जाता है, और D1 स्टिमुलेट होगा तो रीनल वासोडाइलेशन होगा, रीनल वासोडाइलेशन होगा तो किडनी की तरफ जो ब्लड फ्लो है वो बढ़ जाएगा। तो जो किडनी डैमेज हो रहा था, जो किडनी डैमेज होने का जो खतरा बना हुआ था लो यूरिन आउटपुट की वजह से, वो भी ठीक हो जाएगा। तो अगर किसी को शोक विद ओलिगोयूरिया है तो उसके अंदर डोपामाइन इज द ड्रग ऑफ चॉइस। तो ये सारे के सारे यूज हो गए डोपामाइन के। तो डोपामाइन को शोक में यूज कर सकते हैं। शोक में क्या होता है, हाइपोटेंशन। तो शोक में हाइपोटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए हम यूज कर सकते हैं। ओके, दूसरा यूज क्या है, एक्यूट CHF के अंदर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तीसरा यूज क्या है, शोक विद ओलिगोयूरिया, इसके अंदर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो 3 यूज बताए, शोक के पेशेंट में, एक्यूट CHF में, शोक विद ओलिगोयूरिया में। चौथा पॉइंट क्या है जो आपको याद करना है, ये ड्रग ऑफ चॉइस है डोपामाइन, कहाँ, शोक विद ओलिगोयूरिया के पेशेंट में। तो ये सारे के सारे यूज हैं जो कि आपको समझाने थे। ठीक है, एक स्टेप बाय स्टेप करके। ओके, आई होप आपको अच्छे से ये सब कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, क्या क्या रिसेप्टर्स हैं, मेनली रिसेप्टर का खेल है। रिसेप्टर आपको पता है कि कहाँ पे लोकेट हैं और स्टिमुलेशन होने से उसका क्या होगा, तो आप समझ जाते हो कि इसके क्या क्या यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डोपामाइन के बारे में। अब बात आती है कि जो डोपामाइन है उसका क्या रूट होता है। तो डोपामाइन जो है वो कभी भी ओरली नहीं दिया जाता है, डोपामाइन जो है वो इंट्रावेनसली दिया जाता है। और एक और बात, ये आफ्टर डाइल्यूशन दिया जाता है, तो डाइल्यूट करके देते हैं और इंट्रावेनस यानी कि IV दिया जाता है।
ये और पॉइंट था जो आपको याद रखना था। तो ये हो गया हमारी वीडियो आज की, जो कि थी डोपामाइन के बारे में, जिसके अंदर हमने इसके यूज के बारे में बिल्कुल डिटेल से समझा। आई होप आपको डोपामाइन के बारे में समझ में आया होगा। आपको कमेंट करना है क्या आपको ये जो डोपामाइन के यूज है ये समझ में आए हैं या फिर नहीं आए हैं, कितना % समझ में आए। अगर आप डोपामाइन के बारे में बुक से पढ़ने लग जाओ तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है इसको समझना भी, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।